हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। देखो, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन अलग है और मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है। एक होती है मूल्यांकन की विधियां और एक होती है मूल्यह्रास की विधियां। तो ये दोनों ही मेन एग्जाम में आती है। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन अलग होती है, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन अलग होती है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में दोनों को मिक्स करके लिख देते हैं। तो ध्यान रखना, ये बात ध्यान जरूर से कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन अलग होती है, मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन अलग होती है। मतलब मूल्यांकन की विधियां अलग आएगी और मूल्यह्रास की विधियां अलग रहेगी। तो आज पढ़ेंगे अपन मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन कॉस्ट। तो पहली मेथड होती है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसे ही क्या बोलते हो, सरल रेखा विधि। दूसरी होती है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, इसे समान प्रतिशत विधि। थर्ड है सिंकिंग फंड मेथड, शोधन निधि विधि। और फोर्थ है क्वांटिटी सर्वेइंग मेथड, परिमाण सर्वेक्षण विधि, ठीक है। तो कितनी होती है मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, कितनी होती है, चार होती है। कौन कौन सी, स्ट्रेट लाइन मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, सिंकिंग फंड मेथड और क्वांटिटी सर्वेइंग मेथड, ठीक है। तो अब फर्स्ट अपन एक्सप्लेन करेंगे किसको, स्ट्रेट लाइन मेथड को। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होती है, एक सर्वसामान्य, मतलब ये एक जनरल मेथड है। इस विधि में क्या किया जाता है, यह मान लिया जाता है कि जो संपत्ति है, अपनी जो भी प्रॉपर्टी है, जो बिल्डिंग है, उसमें क्या होता है, हर साल एक निश्चित, मतलब एक निश्चित कमी आ रही है। निश्चित कमी से मतलब हर साल बराबर कमी आ रही है। बराबर से जैसे कि अपनी बिल्डिंग में हर साल कितना, एक अपनी बिल्डिंग की कीमत आज प्रेजेंट में कितनी है, 10 लाख है, तो अगले साल में क्या मान लेता हूँ कि कितनी बच रही है, 9.5 लाख बच रही है। मतलब हर साल कितनी आएगी, तो हर साल 50,000 की कमी आएगी, ऐसा अपन मान लेते हैं। मतलब कहने का कुल मतलब ये है कि, कहने का उद्देश्य ये है कि इस मेथड में क्या करते हैं कि अपन ये मानते हैं कि जो बिल्डिंग की कीमत है उसमें हर साल क्या होती है, समान कमी आ रही। समान कमी मतलब क्या है, हर साल अगर 10,000 की कमी आ रही है तो हर साल तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 10 साल मानना पड़ेगा। अगले साल भी फिर 10,000 कम करोगे, फिर उसके अगले साल भी 10,000 कम करोगे। तो इस मेथड में क्या है कि ये एक जनरल मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि क्या मान लेते हैं, ये माना जाता है कि बिल्डिंग की जो कीमत है उसमें से क्या है, हर बार समान कमी आ रही है। पर ऐसा वास्तव में पॉसिबल नहीं है, पर ऐसा मानते हैं इस मेथड में, ठीक है। अतः संपत्ति का मूल्य क्या होता है, अगर अपने को क्या है, वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग करना है तो क्या करना है, उसका मूल्य हाथ से निकालना है। तो क्या करते हैं, जितनी भी अपने को बिल्डिंग की एज है उसमें क्या करना है, हर साल जैसे कि 10,000 की अपन ने कमी मान ली, तो हर साल क्या है, 10,000 कम कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो क्या है, बिल्डिंग की कीमत किसके बराबर हो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू के बराबर, मतलब मलबे के मूल्य के बराबर हो जाएगी। तो इससे मेथड में बस यही क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें क्या है, मूल्यह्रास से निकालना है कि बिल्डिंग की कीमत में कितनी कमी हो रही है, हर साल कितनी कमी हो रही है। मतलब जब उपयोगिता, बिल्डिंग की उपयोगिता खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, जब बिल्डिंग की एज खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या है, अपन धीरे धीरे 10,000 कम कम करते करते क्या आ जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, मलबे के मूल्य के बराबर आ जाएगी। मैंने स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को फिर एक बार फिर मैं बताता हूँ कि ये क्या है, जनरल मेथड है, जिसमें क्या मान लिया जाता है कि संपत्ति के मूल्य में प्रतिवर्ष क्या है, समान कमी हो रही है। अतः संपत्ति का एक मूल्य का लागत का एक निश्चित भाग क्या है, हर साल घटा दिया जाता है। जो भी अपन मान लेते हैं उसको क्या है कि हर साल 10,000 कमी आ रही, तो हर साल 10,000, या 5,000 मानते हैं तो हर साल 5,000, अपन संपत्ति की कीमत अगर 5 लाख की है तो उसमें से हर साल क्या है, 5,000 कम कम करते जाएंगे। इस तरीके से क्या है कि जो बिल्डिंग की उपयोगिता है, मतलब बिल्डिंग की एज खत्म होने के बाद क्या होगा कि जो बिल्डिंग की संपत्ति का जो मूल्य है किसके बराबर रह जाएगा, स्क्रैप वैल्यू के बराबर रह जाएगा। तो हर साल कितनी कमी होगी ये निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, डी बराबर सी माइनस एस अपॉन एन। क्या है, हर साल कितना मूल्यह्रास होगा, हर साल बिल्डिंग की कीमत में कितनी कमी होगी। तो पहले तो अपने को पहली तो निकालनी पड़ेगी, फिर हर साल वो कम करते जाएंगे। तो वार्षिक जो है मूल्यह्रास कितना हो रहा है, तो उसके निकालने का फॉर्मूला है सी माइनस एस अपॉन एन। सी क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट है। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब प्रेजेंट में अपनी बिल्डिंग की कीमत 10 लाख है, तो वो ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, सी है। और एस क्या है, अपनी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब मलबे का मूल्य है। और एन क्या है, नंबर ऑफ एयर, बिल्डिंग की एज है किसमें, नंबर ऑफ एयर्स में। तो एन मतलब हम प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास मतलब बिल्डिंग की कीमत में कितनी कमी हो रही है, ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, सी माइनस एस अपॉन एन। सी क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट है बिल्डिंग की, एस क्या है, स्क्रैप वैल्यू है, मलबे का मूल्य है, एन क्या है, बिल्डिंग की एज है, नंबर ऑफ एयर्स में, ठीक है। तो फिर भी यही अभी
एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट मेथड से अपन क्या कर देते हैं, वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग कम कर लेते हैं, मतलब अपने को एवरी ईयर कितना कम करना है बिल्डिंग की कीमत से, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि अपनी बिल्डिंग की आयु कितनी है, 100 साल है, और अपने को उसने बोल दिया कि 20 साल बाद कितनी कमी होगी। पहले अपन इस फॉर्मूले से 1 साल में बिल्डिंग की कीमत में कितनी कमी हो रही है वो लिख लेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, अगर 10 साल के बाद बिल्डिंग की कीमत में कमी पूछी है तो ये जो वैल्यू आएगी उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 20 साल पूछा तो इस वैल्यू में 20 का गुणा कर देंगे। अगर 100 साल बाद पूछा तो ये तो किसके बराबर हो गए, स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड से मूल्यह्रास निकालना आया, मतलब प्रत्येक वर्ष बिल्डिंग की कीमत में कितनी कमी आ रही है, प्रॉपर्टी की कीमत में कितनी कमी आ रही है, ये निकालना सीख लिया। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो मेन फार्मूला C-S/N याद रखना है। इससे अपने को क्या है, जो भी अमाउंट हर साल घटाना है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगली मेथड क्या है अपनी, सिंकिंग फंड मेथड। अगली मेथड क्या है तुम्हारी, डिप्रिसिएशन मेथड की क्या है, सिंकिंग फंड मतलब शोधन निधि विधि। इस विधि में क्या करते हैं कि अपन जो भी, मैंने पहले ही समझा चुका हूँ कि सिंकिंग फंड क्या होता है। सिंकिंग फंड क्या होता है कि अपने को क्या करना पड़ता है, एक किस्त हर साल जमा करनी पड़ती है, जिससे कि बिल्डिंग जब भी ढह जाए या जब भी गिर जाए तो अपन उसको दोबारा से बना सके। तो इसके लिए क्या करना है, एक निश्चित राशि अपने को जो भी बिल्डिंग की आय होती है उससे क्या करना पड़ता है, हर साल थोड़ा थोड़ा एक किस्त के रूप में जमा करना पड़ता है। वो जो किस्त अपन ने जहाँ भी जमा की है, तो वो जिस भी संस्था में, जैसे कि बैंक में जमा की है, तो उस किस्त पर हर साल अपने को ब्याज भी बैंक देगी। तो अपन इस मेथड में क्या करते हैं कि इस विधि में मूल्यह्रास की जो वार्षिक शोधन निधि होती है, जो वार्षिक किस्त होती है, मतलब सिंकिंग फंड की, उस पर जो को ब्याज लगने से उस विधि पर मिलने वाला ब्याज, मतलब उस शोधन विधि पर जो ब्याज मिलता है उसके बराबर मान लिया जाता है, उस वर्ष मिलने वाले ब्याज के योग के बराबर मान लिया जाता है। और इसको क्या करते हैं, हर बार उसमें ऐड करते जाते हैं और ऐड करते जाते हैं। जैसे कि पहले मैंने क्या किया, शोधन निधि की एक किस्त निकाल ली, फिर उस पर टोटल ब्याज कितना हुआ, तो उस ब्याज से फिर क्या है, अगली जो अमाउंट है तो बैंक में उसका तो ब्याज मिल ही रहा है, फिर अपन अगली किस्त करेंगे तो उसका ब्याज टोटल का, और फिर जो अगली किस्त की है उस पर फिर ब्याज मिलेगा। ऐसे करते करते एक चैन बनती जाएगी और क्या होगी, अपना अमाउंट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझते हैं कि यदि मैं मान लिया कि जो शोधन निधि जो सिंकिंग फंड की किस्त में क्या कर रहा हूँ, आ कर रहा हूँ, या ए, या जो भी तुम डिनोट कर रहे हो कि ये आ क्या है कि अपन एक साल में कितना सिंकिंग फंड जमा कर रहे हैं, और कि का खागा क्या है कि पहले साल कितना ब्याज मिल रहा है उस आप सिंकिंग फंड पर का मिल रहा है, और दूसरे साल कितना मिल रहा है खा, और तीसरे साल कितना मिल रहा है का, और अपनी जो प्रॉपर्टी की कुल कीमत कितनी है या कुल निर्माण की लागत कितनी है, सा है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, पहले वर्ष मूल्यह्रास कितना होगा, इस शोधन निधि जो जमा कर देंगे वो उतने इसके बराबर होंगे, फिर उसमें जो ब्याज, फिर इसको काज आ में का जोड़ा, फिर खा जोड़ा, गा जोड़ा, फिर ऐसे ही क्या है, फिर इसमें इन दोनों को जोड़ा, पहले तो ये ऐसा कैसा लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा, ठीक है। ऐसे ही करके, और इन सबको जो भी ये कॉलम आया सबको 7 से घटा देंगे। तो इस तरीके से क्या है, सिंकिंग फंड मेथड से अपन डिप्रिसिएशन कॉस्ट या बिल्डिंग का मूल्यह्रास ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, जितने अब पहले ये तो 4 वर्ष के लिए निकाला, 10-20 साल के लिए सेम प्रोसेस अपनाते जाएंगे और अपन क्या है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ये सब अपन जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि सिंकिंग फंड मेथड से अपन डिप्रिसिएशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। तो ये आपको, मैं उम्मीद है कि अगर क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन कॉस्ट लिखो, तो नाम लिखना है चारों के और किसी एक का वर्णन करने को आएगा, तो किस 4 का नाम लिखना है और मैंने 2 मेथड बता दी है, इन दोनों में से किसी एक का वर्णन कर देना है, ठीक है। 10 नंबर या 12 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखना है कि क्या है, ये मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन की विधियाँ अलग है और मूल्यह्रास की विधियाँ अलग है। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन कॉस्ट मतलब क्या, मूल्यह्रास की विधियाँ अलग है। तो ये अंतर बस ध्यान में रखना है, वो मेथड अलग है, ये मेथड अलग है। बच्चे क्या करते हैं, कुछ मेथड्स के नाम इसमें लिख देते हैं, कुछ इसमें मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये गलती कर देते हैं, इसलिए उनके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ठीक है, पर्याप्त है। अगले इसमें अपन पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, ये सब क्या होता है, ये भी आते हैं 2-2, 3-3 नंबर में। तो इनका एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।